गुड मॉर्निंग सभी को। आपका ये सर्वोदय में स्वागत है। मैं नीतीश कुमार। आज हमारा 27 फरवरी है। आज जो 27 फरवरी है उसके बाद जो इम्पोर्टेंट न्यूज होगा वो आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। ये आपको न्यूज जो है आपका आगामी जो एग्ज़ाम देने वाले हैं आप लोग, जैसे कि बीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, यूपीएससी है, जो भी आगामी एग्जाम देने के लिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। कृपया वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल्स को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप लोग चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी आपके सगे संबंधी दोस्त जो भी हैं तैयारी करने वाले उनको काफ़ी लाभ होगा, मार्गदर्शन भी होगा। क्या और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं पूरा वीडियो नहीं देख पाते हैं। और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज का हमारा टारगेट रहेगा कि कम से कम जो हमारा अभी तक जो सब्सक्राइबर 380 है, ये कम से कम 390 तक जाए, 390 पार कर जाए। आज का ये हमारा टारगेट रहेगा कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, धीरे धीरे लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़े, तो बात नहीं है चीज़ें। चलिए, तो आप लोग के लिए ज़्यादा देर ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ आज का जो सेशन है हमारा। कि कहा जा रहा है कि देखिए, इंटरव्यू वगैरह जो अभी जैसे चलेंगे, यूपीएससी का चलेगा, बीपीएससी का, यूपीएससी का तो चल ही रहा है, बीपीएससी का चलेगा, तो इसे पूछा भी जा सकता है कि जैसे कि मनीष सिसोदिया का गिरफ्तार कैसे हुआ था, किस कांड में हुआ था, या किस कौन सा मामला था। तो ये बस एक जानकारी होना चाहिए, आबकारी नीति के घोटाले के मामले में इनका गिरफ्तारी हुआ था, कौन सी धारा लगाई गई है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। कौन सा धारा लगाई, आईपीसी धारा 120 बी आपराधिक साजिश, और 447 ए खातों में फर्जीवाड़ा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 7 भ्रष्ट या गैरकानूनी माध्यमों या निजी प्रभाव का इस्तेमाल करके सरकारी सेवक को प्रभावित करते हुए अनुचित लाभ लेना, ये समझ ये सब धाराएं लगी है। ये सब चीज़ें बस इतना ही जानकारी चाहिए। आगे अगर बात करें तो ये आपका ये कहा जा रहा है कि 75 वर्ष में 23वीं बार आईएमएफ की शरण में पाकिस्तान गया है। इसमें यह कहा जा रहा है कि आर्थिक बदहाली से हमारे पड़ोसी देश गुजर रहे हैं। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की फिर एक और शर्त मान ली, उसका एक शर्त रहता है, उस शर्त को मान लिया है पाकिस्तान ने कि $6.5 अरब के बेल आउट पैकेज के तहत 1.1 अरब डॉलर जारी करने के लिए पाक सरकार नीतिगत ब्याज दर में 200 आधार अंकों की वृद्धि करने पर सहमत हो गई है। इसमें कि ये कहा कि मार्शल योजना के रूप में सीपीसी बकवास है। इसको मैं समझेंगे कि 2013 में एक शुरू किया गया है आपका चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, उसको बोलते हैं हम सीपीसी। ठीक है, सीपीसी जो है कहा जा रहा है कि अभी तक 62 अरब डॉलर खर्च कर चुका है, लेकिन पाक मतलब पाकिस्तान पुराने कर्ज चुकाने को दूसरे कर्ज के लिए इधर उधर भटक रहा है। पाकिस्तान जो है, भौतिक विज्ञानी परवेज भुनवे ने लिखा है कि पाक और चीन की दोस्ती में तनाव में है। पाकिस्तान के लिए मार्शल योजना के रूप में सीपीसी बकवास है। ठीक है, इसमें इतना ही आपको जानकारी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ है, आपको ये चीज़ें आपको यहाँ से बहुत अच्छा है ये न्यूज़, उसको आप नोट भी कर सकते हैं। चीज़ों को आपके लिए अच्छा रहेगा, चीज़ों को आंसर लिखने में भी फायदा होगा। हम लोग कोट कर सकते हैं कि समाज की शक्ति से बढ़ती है देश की ताकत। देखिए, उन्होंने प्रधानमंत्री हमारे मन की बात 98वें कड़ी में उन्होंने कहा है कि समाज की जो शक्ति है उससे देश की ताकत बढ़ती है। इसे हमने मन की बात में अलग अलग एपिसोड में देखा है, अनुभव किया है। उन्होंने कहा कि देश की, उनका कहना है कि देश में पारंपरिक खेलों से जुड़ने की एक लहर सी उठ गई है। भारतीय खिलौने की बात हुई तो लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया। भारतीय खिलौने की मांग अब विदेश में भी बढ़ने लगी है। ठीक है, प्रधानमंत्री ने ई संजीवनी ऐप के बारे में बताया कि इससे टेली कंसल्टेशन करने वालों की संख्या 10 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। ये जीवन बचाने वाला ऐप है। आप देखिए, समझिए कि आप लोग जानकारी होना चाहिए कि संजीवनी ऐप होता क्या है। ई संजीवनी ऐप जो है किससे रिलेटेड है, ये आपका, इससे ये क्या है, ये जीवन बचाने वाला एक ऐप है। मरीजों और डॉक्टरों के बीच का यह डिजिटल नाता नायाब और अद्भुत है। प्रधानमंत्री ने इससे जुड़े सिक्किम के एक डॉक्टर मदन मनी और उत्तर प्रदेश के चंदौली के एक मरीज मदन मोहन से विस्तार से उनके अनुभवों को सुना और लोगों को भी सुनाया। उन्होंने ये कहा कि ई संजीवनी ऐप और यूपीआई से लोगों को जीवन आसान हुआ है। उन्होंने विलुप्त होने वाली विरासत को संरक्षित करने वाले अमेरिका में रहने वाले कंचन बनर्जी का भी जिक्र किया था। आगे बात करें तो उन्होंने ये भी कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान में बढ़ती जन भागीदारी पर पीएम ने हरियाणा के भिवानी के दुल्हेरी गांव युवाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि दुल्हेरी की जो गांव है उसके युवाओं ने तय किया गया है कि भिवानी शहर को साफ सफाई के मामले अनुकरणीय बनाना है। देखिए, ये भी चीज़ें हैं। आगे आगे अगर बात करें तो आगे जो हमारा न्यूज होगा आपका, ये तो इसमें यह है कि हमारा जो कहा जा रहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाना G20 की मुख्य चिंता है। हमारे विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर, उन्होंने कहा है कि भारत की 1 साल का G20 अध्यक्षता पर रविवार को यहाँ मौजूद एक कार्यक्रम में जयशंकर ने बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार के उपभोक्ताओं को पेट्रोल मूल्य वृद्धि से राहत
कि देने की हर संभव प्रयास की जा रही है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया जो है इस बात को भलीभांति जान चुकी है कि सुरक्षा का मतलब अब केवल भौतिक या आर्थिक सुरक्षा ही नहीं रह गया, बल्कि स्वास्थ्य सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें इसलिए क्या है इसलिए हमें आज वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने के तरीके खोजने होंगे। उन्होंने ये भी कहा है, हमारे विदेश मंत्री ने, कि इस साल 2023 जो है G20 देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री स्तर के सम्मेलनों के अलावा 15 मंत्री स्तरीय बैठक भी होगा। यहाँ पे ये भी है, उन्होंने ये कहा, 15 जो विदेश मंत्री जी कहा, ये भी कहा है कि कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया पर गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाला है। दुनिया भर के लोगों को इस तरह से नाराजगी देखी गई है कि विकसित देशों ने कोविड-19 के दौरान सिर्फ खुद के बारे में सोचा है। उन्होंने कहा कि भारत समेत कुछ ही देश ऐसे रहे जिन्होंने उन्होंने दुनिया की चिंता किया है। इस चीज़ को पढ़ लेंगे, चीज़ें बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अभी देखिए, कहा जा रहा है कि भारतीयों के लिए वीजा प्रक्रिया सरल करेगा जर्मनी। जर्मनी जो है हमारा, जर्मनी क्या करेगा, भारत का जो वहाँ का जो वीजा प्रक्रिया उसको सरल करेगा। अभी आपको कल भी मैंने इसका डिस्कस किया था कि जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज जो है भारत के दौरे पर हैं। अभी दूसरे दिन उन्होंने कहा है कि भारत के जो आईटी विशेषज्ञों को जर्मनी में काम करने के लिए वर्क वीजा जो है देने की प्रक्रिया को और सरल बनाना चाहता है। उन्होंने ये भी कहा कि जर्मनी में कुशल श्रमिकों की कमी के चलते जर्मनी अपने लक्ष्यों के संघर्ष से गुजर रहा है। क्या कुछ याद कि अभी जो आपका क्या है 2023-24 का जो लोकसभा चुनाव, उसके लेके भी बहुत सारी चीज़ें हलचल तेज है। राजनीतिक भी न्यूज आते हैं, उसको हमें उतनी जानकारी नहीं रखनी हो चाहिए उसकी। अभी है कि सुप्रीम कोर्ट का एक यह वक्त है कि लोगों की जान की सुरक्षा सरकार का कर्तव्य, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार के लिए हर समय सभी नागरिकों और अन्य लोगों के जीवन और संपत्तियों की रक्षा करना परम कर्तव्य है। खंडपीठ ने कहा कि जहां कहीं भी कोई कानून अपने हाथों में लेता है तो आपराधिक कानूनों का प्रभाव कम होगा। जस्टिस के एम जोसेफ और बीवी नागरत्ना के खंडपीठ ने यह टिप्पणी करते हुए हरियाणा के जज्जर कोर्ट में लंबित एक आपराधिक मामले को दिल्ली की अदालत में हस्तांतरित करने की बात उन्होंने कहा है। इस पे मामले में ये चीज़ें था। देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि वायु प्रदूषण से राहत चाहिए तो इसके स्रोत पर करनी होगी चोट। ये आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का है, ठीक है, कि पर्यावरण पर भी ये कह सकते हैं, इसको इन्वायरमेंट के लिए है कि बढ़ती अर्थव्यवस्था और रफ्तार बढ़ते विकास के बीच वायु प्रदूषण को थामना मुश्किल तो है, लेकिन यह नामुमकिन भी नहीं है। नीरी, अब नीरी के बारे में जानिए। नीरी क्या नाम, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये पूछा भी जा सकता है किसी भी एग्जाम, छोटा मोटा एग्जाम में। नीरी जो है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इनका मानना है यदि प्रदूषण को पैदा होने से पहले स्रोत पर ही खत्म कर दिया जाए तो इस समस्या से काफ़ी हद तक राहत मिल सकती है। इसी बीच वाहनों से होने वाले प्रदूषण को लेकर उसमें केंद्र और राज्य सरकारों के से जुड़ी एजेंसियों को एक एक्शन प्लान भी तैयार करके दिया है, जिसमें वाहनों को प्रत्येक प्रदूषण की जांच करने वाले प्रत्येक केंद्र के पास ही एक सर्विस सेंटर भी खोलने का सुझाव दिया है, ताकि जांच के दौरान वाहन में किसी तरह की गड़बड़ी पाई जाए तो उसे तुरंत ठीक कराया भी जा सकता है। वैसे भी वायु जो है, वैसे भी कहा जा रहा है प्रदूषण, वैसे भी वायु प्रदूषण में वाहनों से होने वाले प्रदूषण का एक बड़ा हिस्सा होता है। जैसे दिल्ली शहरों में यह 30% से अधिक है। पर्यावरण सुधारों के काम में क्षेत्र में काम कर रही CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च से जुड़ी संस्था नीरी है। नीरी की ओर से क्या है, तो नीरी की ओर से वायु प्रदूषण से निपटने को लेकर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय सहित इस एजेंसियों को इससे पहले भी कई सुझाव दिए हैं। हालांकि नीरी से जुड़े विशेषज्ञ की माने तो वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जो प्लान दिया गया था उस पर कहीं भी प्रभावी ढंग से काम नहीं हो रहा। ऐसे में वायु प्रदूषण के स्तर को कम होने की उम्मीद लगाना ठीक नहीं है। खास बात यह है कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत जिन 132 शहरों में हवा की गुणवत्ता को स्वच्छ करने का अभियान चलाया जा रहा है, उसका एक्शन प्लान भी नीरी की मदद से ही तैयार किया गया है। ठीक है, आगे चल रहे हैं। आगे चलें, ये बच्चों के लिए है, बच्चों को मिले सही मार्गदर्शन। ये भी आपका समझने वाले जो टॉपिक है कि बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं, आगे चल के वे देश के निर्माण में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए बच्चों को बचपन से अच्छे संस्कार देना, अच्छी शिक्षा देना और उनके स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखना बहुत जरूरी है। माता पिता और शिक्षकों पर बच्चों के चरित्र निर्माण की जिम्मेदारी होती है। वे किसी नशे या गलत आदतों का शिकार न हो जाए, इसका ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। आजकल जो है अकेले बचपन से ही अनेक नशीले पदार्थों की लत लग जाती है, आम बात हो गई ये सब चीज़ें। साथ ही गलत संगत में पड़कर बच्चे बहुत सी गलत आदतों का शिकार हो जाती है, इसलिए उन पर नज़र रखना जरूरी हो गया है। अगर बच्चे अनुशासनहीन हो रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि माता पिता से उनकी दूरी। माता पिता को सदैव अपने बच्चों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार रखना चाहिए, ताकि वो खुलकर उनके साथ बात कर सके एवं उनकी समस्याएं भी अपने सामने रख सके। कुछ माता पिता इसलिए
कुछ माता पिता कई बार बच्चों के साथ इतना कठोर हो जाता है कि वे सामने अपने किसी समस्या को रखने से का साहस नहीं जुटा पाते हैं, इसलिए वे इससे वे अकेले ही उस समस्या का सामना करने को मजबूर हो जाते हैं। इसलिए माता पिता हो या उनके स्थान पर कोई अन्य अभिभावक हो या फिर बच्चों की शिक्षक शिक्षिका, उन्हें बच्चों की बातें बहुत धैर्य के साथ सुननी और समझनी चाहिए। उनकी मनस्थिति को अच्छी तरह समझने के बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए, इसको समझना जरूरी है। शिक्षकों को भी चाहिए कि वे बच्चों को क्या कहते हैं केवल अर्थोपार्जन करने ही से ही शिक्षा ना दे, बल्कि उन्हें वास्तव में ज्ञानवान बनाने का प्रयास करें। प्राचीन समय में विद्यार्थी शिक्षा के साथ साथ गुरुकुल में संस्कार भी सीखते थे। इस वहाँ उनके शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक आत्मिक विकास भी होता था। आज के आधुनिक युग में अब ये सब जो है कि शिक्षा और रहन सहन तो संभव ही नहीं है, किंतु आधुनिक जो शिक्षा व्यवस्था है कि जरूरी खामियों को दूर करने और बच्चों एवं शिक्षकों के बीच की बढ़ती दूरी को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य है, अपने विद्यार्थी को एक अच्छा मनुष्य एवं एक अच्छा नागरिक बनाना चाहिए, बनाना होना चाहिए। बच्चे तो कच्ची मिट्टी के समान होते हैं, उन्हें उसे जैसे गढ़ा जाएगा वो वैसे ही बनेगा। बच्चे अक्सर बड़ों के आचरण को ही अपने आचरण में उतारने का प्रयत्न करते हैं, इसलिए हमें बहुत सोच समझकर सामने सामने कोई बात कहनी चाहिए या कोई कार्य करना चाहिए, क्योंकि वे जैसा देखेंगे वैसा सीखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था चीज़ें। आगे है कि क्रांतिकारी जो है परिवर्तन लाने वाली प्रौद्योगिकी के बारे में कहा जा रहा है कि इसका बहुत ही अच्छा आर्टिकल है ये। कहा जा रहा है आपका कि नई प्रौद्योगिकी से कुछ बदलाव में होने में भी कुछ असमान नहीं है, परंतु यदि ये बदलाव असमान हो तो इन पर विचार करना चाहिए। प्रश्न है कि एआई जैसी तकनीक से ऐसे कौन से असमान बदलाव होने का आशंका है। यह प्रौद्योगिकी कई निर्णायक तरीकों से मानव जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। सबसे पहले परिवर्तन की अगर बात करें तो एआई श्रम के वस्तुओं के नियमों को पूरी तरह बदल देगा। वस्तुतः अभी तक हुए सभी तकनीकी बदलाव के विपरीत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने स्वरूप में मानव समुदाय की सहभागी नहीं बल्कि कई बार विकल्प के रूप में भी नजर आती है। वस्तुतः औद्योगिक क्रांति के बाद जब मशीनों का प्रयोग पहली बार बड़े पैमाने पर शुरू हुआ तो उसने केवल श्रम को विस्थापित किया, किंतु मानव मस्तिष्क का महत्व अपनी जगह बना रहा। इस चीज़ को ये पूरा टॉपिक को पढ़ लेंगे। बहुत ही ये क्या कहा इसमें क्या है, तो संभावित चुनौतियों का समाधान भी आवश्यक है। इसमें जो चुनौतियां हैं इस रास्ते में आ रही हैं, तो चुनौतियां भी जरूरी है। कहा जा रहा है कि स्टार्टफिश 8 कंप्यूटर वर्ष 2016 में शतरंज चैंपियन बनाया था। इसमें शतरंज की अब तक के सभी चालों को फीड किया गया था, लेकिन वो 1 सेकंड में शतरंज को 7 करोड़ चाल को सोच लेता था, लेकिन इससे गूगल अल्फा 0 प्रोग्राम ने हरा दिया, जबकि यह 1 सेकंड में केवल 80,000 चाल सोच पाता था और इसे शतरंज के चालों की कोई शिक्षा नहीं दी गई थी। फिर भी यह कैसे जीत गया? दरअसल अल्फा 0 एक कल्पनाशील सॉफ्टवेयर था और सेल्फ लर्निंग पद्धति को अपनाता था। मशीन की कल्पनाशीलता का यह बड़ा उदाहरण था। अब सेल्फ लर्निंग मशीन का ठीक ठाक विकास हो गया और चैट 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 जीपीटी जैसे नए चैट बॉट सामने हैं। इसको भी पढ़ लेंगे चीज़ें, बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपका। आगे चले बिजनेस पेज में कि देश की आर्थिक जो वृद्धि है वो काफ़ी कमज़ोर है। एमपीसी के सदस्य ने कहा यह देश के बढ़ते कार्यबल की जरूरतों के अनुरूप नहीं है। मतलब कहा जा रहा है कि आरबीआई की मौद्रिक समिति जो है एमपीसी उसको बोलते हैं, एक सदस्य जयंत वर्मा ने कहा है कि देश की जो आर्थिक वृद्धि है काफ़ी कमज़ोर है और संभवतः यह देश के बढ़ते श्रम बल की आकांक्षाओं को पूरा करने की दृष्टि से पर्याप्त नहीं रहेगी। वर्मा का ये भी मानना है 22-23 में जो मुद्रास्फीति ऊंचे स्तर पर रहेगी, लेकिन 23-24 में इसमें काफ़ी कमी आएगी। उन्हें यह भी कहा है कि कर्ज की मासिक किस्त, उनका कहना है कि कर्ज की जो मासिक किस्त है ईएमआई का भुगतान बढ़ने से परिवारों का बजट प्रभावित होता है और इससे उनके खर्च में कमी आती है। देश का निर्यात वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए संघर्ष कर रहा है। उन्होंने कहा कि ब्याज दरें निजी पूंजी निवेश को और मुश्किल बना देती हैं। वहीं सरकार राजकोषीय मजबूती के लिए प्रयासरत है। ऐसे में इस स्रोत से अर्थव्यवस्था के लिए समर्थन घटा है। इन सभी कारकों के कारण मुझे आशंका है कि हमारी जो जनसंख्या है भारत की उसकी आय के स्तर को देखते हुए देखा जाए तो बढ़ते श्रम बल की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रवृत्ति बड़ी तरह संभवतः कम रहेगी। वर्मा अभी भी भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद AIIM अहमदाबाद में प्रोफेसर हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले महीनों में वैश्विक मुद्रास्फीति का दबाव देखने को मिल सकता है। उन्होंने कहा कि दुनिया युद्ध के साथ जीना सीख रही है। आरबीआई ने यह भी जताया कि 6.4% का अनुमान बताया है। आरबीआई ने 2023-24 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.4 रहने का अनुमान लगाया। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSSO के अग्रिम अनुमान के अनुसार 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है। आर्थिक समीक्षा जो है 22-23 में अगले वित्त वर्ष में जीडीपी की वृद्धि दर 6.5 रहने का अनुमान है। ये चीज़ें था। आगे आपका है कि
ये वित्तीय धोखाधड़ी से बचने के लिए यूपीआई पेमेंट में बरते ये सावधानी बीते कुछ वर्षों में ऑनलाइन डिजिटल भुगतान में बहुत ही लोकप्रिय हुआ है। इसी वजह से क्या हुआ है कि अभी वर्तमान में देखा जाए तो धोखाधड़ी की घटना भी धीरे धीरे बढ़ रही है। सो इसके बारे में है कि मजबूत पासवर्ड या स्क्रीन लॉक रखें, मतलब अपने मोबाइल में, अपने फ़ोन में क्या है कहा जा रहा है कि मजबूत पासवर्ड और स्क्रीन लॉक रखें या पिन अपनाएं। इससे न केवल आपका फ़ोन सुरक्षित रहेगा बल्कि आपके वित्तीय लेन देन से जुड़े भी ऐप सुरक्षित रहेंगे। इससे यह सुनिश्चित हो पाएगा कि उसकी आपकी निजी और व्यक्तिगत जानकारी लीक ना हो जाए या अन्य अधिकृत लोगों तक ना पहुंचे। नाम, जन्म तिथि या मोबाइल नंबर जैसे आसान पासवर्ड इस्तेमाल से बचें। हमेशा पासवर्ड मजबूत पासवर्ड पर ही बनाएं। और क्या है, यूपीआई आपको नियमित अपडेट करते रहें। सभी ताज़ा फीचर और लाभ के लिए अपने यूपीआई पेमेंट को नियमित तौर पर अपडेट करते रहें। हमेशा ऐप स्टोर पर अपडेट की जांच करते रहें और ताज़ा वर्जन उपलब्ध होने पर तुरंत अपने ऐप को अपडेट कर लें। आगे है, ज़्यादा पेमेंट ऐप के इस्तेमाल से बचें। अपने ऑनलाइन भुगतान की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए केवल आधिकारिक ऐप स्टोर को जैसे गूगल प्ले स्टोर या गूगल ऐप स्टोर से इस पे सत्यापित पेमेंट ऐप डाउनलोड करें ताकि वित्तीय धोखाधड़ी जैसी घटनाओं से बचने के लिए अपने फ़ोन पर ज़्यादा पेमेंट ऐप डाउनलोड करने और इस्तेमाल करने से बचें। ठीक है। अमेरिका की सूची में एक माह में 30वें स्थान पर खिसक गया था गौतम अडानी, मतलब करीबी एक माह पहले दुनिया के तीसरे और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी को अमेरिका की वित्तीय शोध फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट से तगड़ा झटका लग गया है। 24 जनवरी को इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद से करीब एक माह के बाद अगर देखा जाए तो गौतम अडानी की संपत्ति में $80 की कमी आई है। अब वे ब्लूमबर्ग की दुनिया में अरबपतियों की सूची में खिसक कर 30वें स्थान पर पहुंच गए हैं। ये भी जानकारी चाहिए था आपका। चलिए, कहा जा रहा है कि विज्ञानियों ने जूट से तैयार किए गए सैनिटरी पैड और टायर्स, मतलब आम धारणा यह है कि जूट से बोरा और रस्सी तैयार किया है, लेकिन अब विज्ञानियों ने जूट से आपको पैड के अलावा टाइल्स और पानी की टंकी डैशबोर्ड बनाने में भी सफलता प्राप्त किया है। इसको आप देख लेंगे। चाहिए आगे है, तकनीक के प्रयोग से बढ़ेगा जूट उत्पादन, मतलब हिजरा विज्ञानी समिति चौधरी कहती है कि उन्नत तकनीक उपकरणों का प्रयोग कर किसान अधिक जूट उपजा सकते हैं। बांग्लादेश बड़ा जूट उत्पादक देश है, वहाँ पानी की कमी नहीं है, मानव संसाधन सस्ता है, लेकिन हम तकनीक के सहारे उनका मुकाबला करेंगे। नई तकनीक विकसित की गई है जिससे जिससे इसमें रसायन का प्रयोग कम समय में अच्छी गुणवत्ता का जूट तैयार कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं इसमें। वायु प्रदूषण से बढ़ता है हड्डियों का क्षरण, मतलब ये कहा जा रहा है कि वायु प्रदूषण के कई दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। नए शोध में बताया गया है कि हवा में नाइट्रिक ऑक्साइड यानी जैसे प्रदूषकों का स्तर बढ़ाने के रजोवृत्ति वाली महिलाओं में हड्डियों के क्षरण की गति तेज हो जाती है। अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ पब्लिक ने हेल्थ विज्ञानियों ने पाया है कि इस प्रदूषण का सबसे ज़्यादा असर जो है मेरुदंड के निचले हिस्से में हड्डियों के क्षरण की गति सामान्य एंजिंग की वजह से होने वाले क्षरण दुगुना हो जाती है। शोध पत्रिका ई क्लिनिकल मेडिसिन में प्रकाशित नए शोध आलेख के अनुसार पहली बार विशेष तौर पर रजोपीड़ित वाली महिलाओं के मामले में वायु प्रदूषण और बोन मिनरल डेंसिटी के बीच संबंधों का अध्ययन किया गया। यह अध्ययन वुमेन्स हेल्थ इनिशिएटिव द्वारा एकत्रित 1.6 लाख रजोवृत्ति वाली महिलाओं के डाटाबेस का विश्लेषण कर किया गया। जातीय विविधता वाली इन प्रतिभागियों पर PM10, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषकों का असर उनके निवास के पते के आधार पर परखा गया है। इस बात को ये पूजा है। पूरा आपका आर्टिकल आज का यहीं तक था आर्टिकल। आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें और जो भी अब अगर हमारे चैनल को अभी तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कृपया शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हो सकता है अभी आगे आपका निबंध का भी सीजन स्टार्ट होगा आगे, और आपका अभी जो आपका हाई कोर्ट का जो एग्जाम होने वाला है 30 अप्रैल को, उसका भी सेट आपके सामने आएगा। तो ताकि आप तैयारी करेंगे करने में आपको काफ़ी लाभ मिले। और जो भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ताकि शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले जो भी नोटिफिकेशन होंगे आपको आसानी से प्राप्त हो सके। अगर आगामी जो भी नए बच्चे हैं 22 में ग्रेजुएशन है दिए हैं या 23 में ग्रेजुएशन का फाइनल एग्जाम देंगे, ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट सभी के लिए हम लोग के लिए एक नया से बहुत अच्छी पहल की जा रही है। एक नया बैच, फाउंडेशन बैच लेके आ रहे हैं हम लोग। होली के बाद स्टार्ट होगा, इसकी जस्ट ही आपको अनाउंसमेंट किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद बहुत बहुत। कृपया वीडियो को शुरू से लाते जरूर देखें। चलिए हम लोग फिर कल सेशन मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।